आज का हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया था कंप्लीट, लेकिन जो आपने अभी आंसर बताया कि कॉपर 2+ से कॉपर जाने का जो ई नॉट है वो पॉजिटिव है 0.34 वोल्ट से। तो कल मैं इसको ये कह रही थी कि H+ के कंपैरिजन में हम बोल रहे थे पॉजिटिव वैल्यूज या नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि H+ से H2 जाने का जो है ई नॉट वो 0 वोल्ट होता है, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब इन दोनों की अगर हम बात करें कि हमने अगर कॉपर 2+ लिया हो और H+ एक सोल्यूशन में लिया हो, तो इन दोनों में से रिडक्शन होगी किसकी? कॉपर 2+, क्योंकि कॉपर 2+ का क्या है, ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल। तो इन दोनों में से कॉपर की रिडक्शन होगी, कॉपर 2+ की रिडक्शन होगी, कॉपर में वो जाएगा। तो इस वजह से अगर हम किसी डाइल्यूट या किसी वीक एसिड के साथ यूजुअली अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं कॉपर का, तो कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि कॉपर यहाँ पे ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, यहाँ पे H पॉजिटिव में है। तो H पॉजिटिव जो है वो H2 में रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि कॉपर यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म में ही रहना चाहता है, उसका ई नॉट जो है वो ज्यादा है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती HCl के साथ या किसी वीक एसिड के साथ। बस बहुत ज्यादा अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड या बिल्कुल हॉट ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स ले लो, जैसे कि H2SO4 और HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कि सिर्फ इन्हीं के साथ जो है कॉपर H2 रिलीज करा सकता है। H2 का मतलब यहाँ पे H+ की रिडक्शन और H2 में उसका H2 गैस वो रिलीज कराना, और खुद ये कॉपर से कॉपर 2+ चला गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि H2SO4 एंड HNO3 आर ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे कि कॉपर जो है सिर्फ इन्हीं के साथ H2 गैस रिलीज करा सकता है, और किसी वीक एसिड के साथ वो ये रिएक्शन नहीं कराएगा। तो इसका क्वेश्चन आता कैसे, बस ये पूछ लेगा आपसे कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो H2 गैस रिलीज नहीं करवाएगा, तो आपका आंसर होगा कॉपर। और सारों का तो सबका नेगेटिव था ना रिडक्शन पोटेंशियल, बाकी जितने भी थे कॉपर के अलावा सबका नेगेटिव था रिडक्शन पोटेंशियल। तो वो तो हमेशा H+ को H2 में कन्वर्ट करवा ही देंगे, और खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे M से M2+ जाने में। अगर उनका M2+ से M जाने का पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है, तो M से M2+ जाने का पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, वो चले जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे खुशी खुशी, H+ को H2 में रिड्यूस करा देंगे। लेकिन सिर्फ कॉपर ही ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ ही H2 रिलीज कराएगा, और किसी के साथ वो H2 रिलीज नहीं कराएगा। तो ये कॉपर की कुछ खास बातें। और क्या क्या हमें थोड़ा आज एक्स्ट्रा पढ़ना है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो आयनिक करेक्टर कम होगा, आपका कोवेलेंट करेक्टर जो है बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। फजान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रूल दिया था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी बढ़ेगी तो कोवेलेंट करेक्टर आपका इंक्रीज करेगा, और एसिडिक करेक्टर भी फिर इंक्रीज करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, और एसिडिक करेक्टर जो है बढ़ेगा, मतलब बेसिक करेक्टर कम होगा। तो जैसे आप मैंगनीज में ही देखो, मैंगनीज के यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इन सब में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये वाला +2 में है, ये +4 में, ये +7। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है वैसे वैसे आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, और आयनिक, फिर ये आयनिक एंड कोवेलेंट बहुत थोड़ा बीच में से नेचर शो करता है, और ये लास्ट वाला तो बिल्कुल ही कोवेलेंट। ऐसे यहाँ पे पहले थोड़ा सा बेसिक नेचर था, फिर बीच वाले का एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब बेसिक एज वेल एज एसिडिक, और नीचे जा रहे हैं तो कंप्लीटली वो एसिडिक नेचर यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्या रिलेशन है एसिडिक करेक्टर का और आयनिक करेक्टर का, या कोवेलेंट करेक्टर का। आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट। आयनिक करेक्टर बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर कम होगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक करेक्टर कम होगा। तो ये सारे कंसेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड हो गए आपके, एसिडिटी बेसिसिटी इस नेचर के, और ऑक्सीडेशन आयनिक और कोवेलेंट करेक्टर के। और एक ये छोटा सा टॉपिक, डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ कॉपर +1 कंपाउंड्स। तो जो कॉपर +1 में होता है, या आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये रिएक्शन देखी होगी कि कॉपर +1 जो है वो कॉपर 2+ और कॉपर ये प्रोडक्ट दे रहा था, या आपने इलेक्ट्रो में भी ये रिएक्शन देखी होगी जिसमें आपको इसका डेल्टा जी कैलकुलेट करने को बोल रहा था। तो जो भी कॉपर +1 के कंपाउंड है डिसप्रपोर्शनेट कर जाते हैं,
इंटू कॉपर 2+ एंड कॉपर डिस्प्रपोर्शनेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन +1 से +2 जाने में, और यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन +1 से 0 जाने में। तो ये हो गया आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, सेम ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। तो इसका रीजन है क्या कि कॉपर 2+ एक्वस जो है दैट इज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ हाईली नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी, जिसकी मैं कल बात करी थी कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाईली नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी होती है कॉपर 2+ की, उसका डेटा भी मैंने दिखाया था -2121। ये जो उसका निकल और कॉपर का सेम थी हाइड्रेशन एनर्जी, इतनी ज्यादा नेगेटिव, तो इस वजह से जो कॉपर +1 के कंपाउंड्स है आपके डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं इनटू कॉपर 2+ एंड कॉपर। कॉपर रिड्यूस्ड फॉर्म में तो रहना चाहेगा ही, क्योंकि इसका इनॉट रिड्यूस फॉर्म में जाने का ज्यादा था, तो इसलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कॉपर +1 से चेंज हो जाते हैं कॉपर 2+ और कॉपर 0, वो आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे दे देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉपर 2+ की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है कॉपर +1 से, उसका रीजन क्या है, हाईली नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। यही जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसी में से उठा के डी ब्लॉक में से क्वेश्चन आ जाते हैं बस। और इनऑर्गेनिक के लिए मैं आपको खास बोलूंगी टू रीड एनसीईआरटी, टू रीड एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी की किसी भी लाइन में से इनऑर्गेनिक में से क्वेश्चन वो दे देते हैं, तो एनसीईआरटी रीड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स के लिए स्पेशली। एक जो कल हमने क्वेश्चन किया था वो भी आपका एनसीईआरटी में से ही आया हुआ था कि Mn2+ से Mn जाने का ई नॉट जो है ज्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू आयरन 2+ से आयरन या क्रोमियम 2+। वो एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट वो नीट 2024 में पूछा हुआ है डायरेक्ट। लैंग्वेज भी चेंज नहीं है, एलिमेंट्स भी चेंज नहीं है, आयरन क्रोमियम और मैंगनीज, यही इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, और यही नीट में पूछा हुआ है 2024। तो एनसीईआरटी रीड करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करने वाले, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस की। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इनके आयंस जो है काफियों के कलर दिखाई देते हैं, किसी किसी के नहीं दिखाई देते, वो हम देख लेंगे क्यों। तो यहाँ पे कलर का रीजन क्या है वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन कलर कौन सा आ रहा है वो हमें नहीं पता चल सकता। मतलब ऐसे ही कि कोई कॉन्सेप्ट लगा के हम ये बता दें कि कलर कौन सा आएगा, ये हम नहीं बता सकते। कलर आएगा या नहीं आएगा ये हम कॉन्सेप्ट से अपने बता सकते हैं। तो कलर्स तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उसके पीछे कोई वो लॉजिक वगैरह है नहीं, लेकिन कलर आएगा या नहीं आएगा ये आप बता सकते हो। और क्वेश्चन भी ज्यादातर इसी पे आएंगे कि कलर आएगा या नहीं आएगा। बस जब हम वो पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक का क्वालिटेटिव एनालिसिस, तब है उसमें कलर से याद करने का। इसमें तो नहीं मेरे को कोई क्वेश्चन दिखा कि जिसमें ये पूछा हो कि इसका कौन सा कलर आएगा। वो बाद में जब हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे उन कंपाउंड्स के कलर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी मैं बता दूंगी जहाँ पे आपको कलर थोड़ा ध्यान रखना हो। तो कलर्ड आयंस के पीछे रीजन क्या है, डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन सिर्फ वही ऑब्जर्व होगा जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब ये डीडी ट्रांजिशन है क्या, ये देखते हैं। ये टेबल में पूरा कलर्स लगाए हुए कि किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा आयन कौन सा कलर देता है। फॉर एग्जांपल क्रोमियम 2+ में ब्लू देता है, क्रोमियम 3+ में ग्रीन देता है। ऐसे यहाँ पे सबके कलर्स यहाँ पे इस टेबल में दिख रहे हैं आपको। तो अब डीडी ट्रांजिशन समझते हैं। डीडी ट्रांजिशन क्या है, ये आपके डी ऑर्बिटल्स है, 5 डी ऑर्बिटल्स। अब ये एक रीजन है कोई जो हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, उस रीजन की वजह से क्या हो रहा है कि लो एनर्जी और हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो गए। एक रीजन है जो हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, ये 5 ऑर्बिटल्स जो हैं स्प्लिट हो गए, कुछ डी ऑर्बिटल्स लो एनर्जी के हो गए, कुछ डी ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी के हो गए। अब कितने हो गए, कौन कौन से हो गए, ये सब हम कोऑर्डिनेशन में देखेंगे। अभी यही समझो कि कुछ लो एनर्जी के हो गए, कुछ हाई एनर्जी के हो गए डी ऑर्बिटल्स, 5 में से। फॉर एग्जांपल 3 यहाँ चले गए, 2 यहाँ चले गए, इस टाइप का कुछ। तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें अनपेयर्ड वाले, उनकी टेंडेंसी क्या है कि या तो वो ऊपर जा सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करके। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको याद होगा कि एनर्जी अगर आप दोगे किसी इलेक्ट्रॉन को तो वो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में वो चला जाएगा, और जब ऊपर से वो नीचे आएगा तो उस फ्रीक्वेंसी को वो एमिट करेगा। तो जब वो उस फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहा है तो वही कलर हमें विजिबल हो रहे हैं अगर वो विजिबल रेंज में लाए कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही ध्यान रखोगे आप कि अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ही वो कलर देगा, क्योंकि तभी वो ऊपर जा पाएगा, वरना वो नहीं जा पाएगा, ना वो ऊपर से नीचे आ पाएगा।
तो आपको अभी के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर आपको कलर बताना है कि कौन सा आयन कलर देगा कौन सा नहीं देगा, तो आपको क्या चेक करना है उसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है कि वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, Mn+7, इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये फिर भी कलर्ड आयन देते हैं। उसके पीछे ये कंसेप्ट है चार्ज ट्रांसफर, इसको हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। अभी आपको ये एक्सेप्शंस भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो आपको नीट देना नहीं है, आपको नीट तो बाद में ही देना है, तो तब तक आपको कोऑर्डिनेशन में समझ आ जाएगा, फिर आपको ऐसे अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, तो आपको वहाँ कंसेप्ट इसका समझ आ जाएगा। अभी डी ब्लॉक के क्वेश्चंस लगाने के लिए आप बस इतना ही ध्यान रखो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसमें तो वो कलर देगा आपका। तो इसी कंसेप्ट को लगा के एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ द आयंस कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। जिसमें भी दोनों पेयर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही देगा कलर्ड सोल्यूशन। तो बस आपको ये चेक करना है कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ऑप्शन बी स्कैंडियम 3+ में तो बेटा एक भी स्कैंडियम 3+ में तो 0 है, D0। इसमें तो डी में ही कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अनपेयर्ड, तो छोड़ो। और दूसरा क्या कह रहे थे आप? स्कैंडियम 3+ हट गया, ये हट गया, ये मिल गई आपको 50-50 लाइफ लाइन। अब बताओ। ऑप्शन ए कह रहे हो निकल 2+ और टाइटेनियम 3+। निकल 2+ D8S2, तो D8 उसमें बचा, टाइटेनियम 3+ में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, हाँ ठीक है। ऑप्शन ए हो गया आपका निकल 2+ और टाइटेनियम 3+। कॉपर+ में फिर से D10 आ गया, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। ऑप्शन ए हो गया आपका। ठीक है खुशबू, आप पहले बी बता रहे थे स्कैंडियम 3+। अब ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, तो एक बार मैं फिर से ले चलती हूँ उस टेबल पे। यहाँ पे देखो स्कैंडियम 3+ और Zn2+, कॉपर+ टाइटेनियम 4+। तो कलरलेस आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कौन कौन आपके कलरलेस आते हैं, स्कैंडियम 3+, Zn2+, कॉपर+1, टाइटेनियम 4। ये सारे के सारे कलरलेस आपके आते हैं। स्कैंडियम 3+ में D0 है, यहाँ पे भी D0 है टाइटेनियम 4+ में, और इन दोनों में आपका D10, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे भी आप इनको अलग से ध्यान रख सकते हो, अगर ऑन द स्पॉट ना निकालना आपको पसंद आ रहा हो तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो इनको। The aqueous solution containing which one of the following ions will be colorless? कौन से आयंस का सोल्यूशन कलरलेस होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया खुशबू और आदिति, बहुत बढ़िया। अब आपको याद हो गया स्कैंडियम 3+, Zn2+, कॉपर+1, टाइटेनियम 4, इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कलरलेस। Which one of the following will impart color to an aqueous solution? कौन सा इसमें से कलर देगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, दोनों ने सही बताया, क्रोमियम 3+, बहुत बढ़िया। तो कलर के क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं आपके कि कलर आएगा या नहीं आएगा, इसी टाइप के, और कलरलेस के आपको पता चले गए तो उस टाइप से आप क्वेश्चन सारे कर पाओगे इसके। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं कि एलॉय फॉर्म कर सकते हैं आपके ये ट्रांजिशन मेटल्स। एलॉय क्या होते हैं? किसी मेटल का ब्लेंड मेटल या मेटलॉइड या नॉन मेटल के साथ। मेटल या मेटलॉइड, मेटलॉइड मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब, या फिर किसी नॉन मेटल के साथ, फॉस्फोरस, इस टाइप के कुछ कुछ। तो इसके साथ अगर हम किसी मेटल का ब्लेंड करा दे तो उस चीज को जो मिलती है हमें उसको बोलते हैं एलॉय। फॉर एग्जाम्पल ब्रास,
ब्रॉन्ज, ये सब चीजें आपकी एलॉय होती हैं। तो एलॉय के ये एडवांटेजेस है कुछ कि बहुत अच्छी अब स्टिफनेस आ जाती है, लाइटर इन वेट होते हैं, इजियर टू शेप होते हैं, मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। तो ये मोटी मोटी प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में रखना थोड़ा कि एलॉय के इतने सारे एडवांटेजेस हमारे पास आ जाते हैं, इसलिए एलॉय को हम बनाते हैं। अच्छे खासे हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, हल्के होते हैं, इजीली उनको शेप कर सकते हैं हम। तभी यहाँ पे देखो नट की शेप इतनी वो कॉम्प्लेक्स है अंदर से, ये सब करना इजी थोड़ी होता है। उसके बाद कोरोजन की रेजिस्टेंस मिल जाता है, क्योंकि कोरोजन आयरन का होता है यहाँ पे, और अगर हम कोई और उससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लगा मेटल लगा दे तो उसी का कोरोजन हो जाएगा, लेकिन वो अलग चीज हो गई, उसको मत रिलेट करो यहाँ पे। मतलब आयरन को प्रिवेंट करना हो तो कुछ और मेटल उसके साथ लगा दो कि कोरोजन उसका ना हो। हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, अगर कम वेट होगा फिर भी उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, इसकी बात करें कम स्ट्रेंथ पे ज्यादा, कम वेट पे ज्यादा स्ट्रेंथ अगर हम मिले, दैट इज हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। इसलिए ये लाइटर इन वेट, मोर स्टिफनेस, हाई स्ट्रेंथ। अब इसका रीजन क्या है ट्रांजिशन मेटल का, इस जीआईएफ से बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। जिनका रेडियस जो है ऑलमोस्ट सेम सा रहे, तो वहां से अगर एक एटम निकाल के, एक आधा बीच बीच में से निकाल के हम रिप्लेस कराना चाहे तो इजीली उसको रिप्लेस जो है कराया जा सकता है। उसका मेन रीजन क्या है, सिमिलर रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिन एलिमेंट्स का रेडियस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहता है, उनको इजीली ऐसे रिप्लेस कराया जा सकता है उनके लैटिस में से या उनके मेटेलिक स्ट्रक्चर में से। तो इस वजह से एलॉयज जो है इनके बनाने काफी आसान रहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, क्योंकि इनके रेडियस में ज्यादा आपस में फर्क नहीं है। तो एलॉय भी आपके फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, फेरस एलॉय और नॉन फेरस एलॉय। अब नाम से ही पता चल रहा है, फेरस मतलब आयरन की बात हो रही है कि एक में आयरन है एक में आयरन नहीं है। तो जिसमें आयरन है उसमें आयरन प्लस कार्बन प्लस कुछ एलिमेंट्स हम और डाल सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। अब कार्बन के भी परसेंटेज पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक आयरन एलॉय और एक स्टील एलॉय। अगर कार्बन की वेटेज 0.1 से कम है तो आयरन एलॉय, और 0.1 से अगर ज्यादा है तो उसको बोल देते हैं स्टील एलॉय। लेकिन ये परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, इस पे क्वेश्चन कभी आता नहीं है, मतलब दिखाने में को कोई आया हो तो। लास्ट 34 ईयर्स की जो मेरे पास बुक जिससे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आती हूँ, उनमें कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड था नहीं। 0.1% ऐसे कुछ पूछ लिया। नॉन फेरस एलॉय डोंट कंटेन आयरन, जैसे कि ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। तो अब एक बार ये टेबल देखो, ये कुछ एग्जांपल, क्रोमियम जो एलॉय व्हील्स जो बोलते हैं, गाड़ी में एलॉय व्हील्स लगवाए हो, क्या लगवा के आते हैं, क्रोमियम स्टील कैसे, वेनेडियम स्टील का ये लगाया हुआ है। तो ये टेबल आप देखो, जिसमें आपको एलॉयज बताए हुए किस किस मेटल के बनते हैं। तो कुछ कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट तो आपको याद होने ही चाहिए, जैसे ब्रॉन्ज हो गया कॉपर और टिन का, ब्रास हो गया कॉपर और जिंक का, गन मेटल कॉपर जिंक एसएन, जर्मन सिल्वर, बेल मेटल पे पूछा हुआ है क्वेश्चन एक बार क्या। और ये सब तो नहीं, हाँ गोल्ड का पता होना चाहिए आपको। देखो 14 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसमें गोल्ड 54% होता है बस, और क्या क्या मिलाता है उसमें, सिल्वर और कॉपर। 24 कैरेट जो गोल्ड होता है उसमें 100% आपका गोल्ड होता है, क्योंकि 100% गोल्ड जो है काफी सॉफ्ट सा हो जाता है वो, इसलिए 24 कैरेट गोल्ड जो है वो खरीदते नहीं है, हमेशा 22 कैरेट या फिर उससे कम कैरेट का गोल्ड खरीदा जाता है। क्योंकि फिर सोना अगर कोई खरीद रहा है फिर वो मुड़ गया कहीं टूट गया तो क्या फायदा उस इतनी महंगी चीज का, तो इसलिए 24 कैरेट गोल्ड यूजली नहीं खरीदा जाता। सोल्डरिंग में ये लेड और टिन का, आर्टिफिशियल गोल्ड देखो कॉपर और एल्यूमिनियम का। तो ऐसे कुछ कुछ एलॉयज पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस चीज का बनता है। ब्रास और ब्रॉन्ज तो है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कॉमन ब्रास और ब्रॉन्ज। इसके बाद ये गन मेटल, बेल मेटल, बेल मेटल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो गोल्ड का यही सब है आपके लिए इम्पोर्टेंट, और ये तो मैं नहीं बोलूंगी, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है। टंगस्टन में टंगस्टन है, स्टेनलेस स्टील में, हाँ स्टेनलेस स्टील याद कर लेना, क्रोमियम और निकल। स्टेनलेस स्टील जो चाकू वगैरह या सिजर्स होती है जो स्टेनलेस स्टील की बनती है, उसमें क्या क्या है आपका, क्रोमियम और निकल। परसेंटेज बिल्कुल भी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि कितना रेशियो है किस चीज का, ये बिल्कुल भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये याद करो कि किस किस मेटल से वो एलॉय आपका बन रहा है।
तो ये देखो आपका बेल मेटल पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो बेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड, ओहो, कॉपर एंड टिन। अबे पेन भी नहीं चल रहा। कॉपर एंड टिन, ऑप्शन बी। 99 में ये क्वेश्चन आपका आया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल, जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या है? जैसे ये मेटल का आपका स्ट्रक्चर है, ये इसमें एटम्स ऐसे प्लेस्ड हैं, ये मतलब सॉलिड स्टेट में पढ़ते वैसे तो, जो मैंने बीसीसी एफसीसी ये सब दिखाया था ना, उसी टाइप का ये पूरा मेटल का स्ट्रक्चर है। अभी जो बीच बीच में जगह खाली पड़ी है, ये यहाँ पे ये आपको ब्लू कलर के जो कंपाउंड जो एलिमेंट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये है क्या, इंटरस्टिशियल का मतलब ही है कि जो बीच में खाली जगह बच गई मेटल के, वहां पे अगर कोई एलिमेंट आके बैठ जाए तो वो कंपाउंड जब बन गया, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो आ कौन सकता है? अभी छोटी जगह है तो छोटे एलिमेंट्स ही आ सकते हैं, छोटे साइज के, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। वो अगर यहाँ पे आके इस खाली स्पेस में बैठ जाए तो इस जो अब नया बन गया है इसको कह रहे हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि हायर मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है अब इसका, वेरी हार्ड, रिटेन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पहले भी उनकी थी ही, ट्रांजिशन मेटल थे, और अब भी उनकी कंडक्टिविटी रहेगी ही, लेकिन केमिकली वो इनर्ट हो जाता है। केमिकली इनर्ट थोड़ी अलग सी प्रॉपर्टी है, ये चीजें तो आपको पता ही है। केमिकली इनर्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। ये एग्जांपल्स है कुछ, जैसे टाइटेनियम में कार्बन की इम्प्योरिटी या फिर इंटरस्टिशियल में वो घुस गया, Mn4n, ये सब एग्जांपल्स है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि बीच में यहाँ पे खाली जगह थी, जिसको वॉइड भी बोलते हैं। बीच में खाली जगह को वॉइड भी बोलते हैं। यहाँ पे छोटे साइज के एटम्स आके बैठ सकते हैं आराम से, और वो बैठ भी जाते हैं, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आपके फॉर्म हो जाते हैं। ये यूजुअली तब बनते हैं जब कोई सॉलिड लिक्विड से अगर, मतलब मेल्टेड फॉर्म से अगर सॉलिड में वो हो रहा हो, ठंडा हो रहा हो, उसको मतलब लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में ला रहे हो, तब ज्यादातर वो रहते हैं केसेस कि कोई इम्प्योरिटी बीच में आ गई, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन की, तो ये डिफेक्ट्स आ जाते हैं आपके सॉलिड फॉर्म करते टाइम। तो इट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑल्सो, कि हम चाह नहीं रहे थे वो आ जाए, लेकिन वो आके यहाँ पे इम्प्योरिटी की तरह बैठ जाते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज आपकी ये आ जाती है, हायर मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हार्ड, रिटेन कंडक्टिविटी, केमिकली इनर्ट। तो इसी से रिलेटेड 2013 में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर बता दो जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए तो करेक्ट है ना, रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, वो पहले भी कंडक्टिव थे और अभी भी कंडक्टिव है। फिर से देखो प्रॉपर्टीज। ऑप्शन बी सही बोल रहे हो, दे आर केमिकली रिएक्टिव, ये जो है प्रॉपर्टी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। ऑप्शन बी, दे आर मच हार्डर देन प्योर, ये भी सही है। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर, ये भी पॉइंट सही है। तो ऑप्शन बी आपका, दे आर केमिकली रिएक्टिव। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये जैसे आप देख सकते हो, एक जैसे थ्रेड से अटैच्ड होगा, बिल्कुल फ्रीली फ्री है यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसमें कोई आपका ट्रांजिशन मेटल यहाँ पे डाला हुआ है अंदर, मैग्नेट जब उसके पास ला रहे हैं तो इससे अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की, कि कौन से मेटल्स ऐसे अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड से, कौन से नहीं होंगे, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर, अब ये तीन टाइप्स के सब्सटेंसेस हो गए, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जो रेपेल होते हैं अप्लाइड फील्ड से, मतलब मैग्नेट अगर यहाँ पे लगाओ और वो ये ट्रांजिशन मेटल अगर दूर भागे, देन दे आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। फेरोमैग्नेटिक जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ पैरामैग्नेटिज्म,
लेकिन एक्सट्रीम फॉर्म का, वो अभी हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, आपको बस पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक पे ही ध्यान देना है। फेरोमैग्नेटिक हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में, क्या उसका रीजन क्या है और कैसे कैसे एलिमेंट्स उसमें अलाइन होते हैं वो सब। तो मेनी ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक, हम कैसे देख सकते हैं कि कौन से पैरामैग्नेटिक होंगे या नहीं होंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको कहीं दिख गया तो वही बात है, आप उसको बोलोगे कि वो पैरामैग्नेटिक है। जैसे आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से देखा कि वो कलर देगा, वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो पैरामैग्नेटिक आपका होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रोमियम में यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में, और एक और एस का भी, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑब्जर्व कराएंगे, मतलब मैग्नेट आप उनके पास ले जाओगे तो वो अट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली मैंगनीज में 5 अनपेयर्ड, जिंक में आप देखो एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये कौन से हो गए, डायामैग्नेटिक, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले डायामैग्नेटिक। तो आपको यही देखना है कौन से पैरामैग्नेटिक होंगे कौन से नहीं होंगे। उसके बाद हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में आपने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि स्पिन कर सकता है प्लस हाफ माइनस हाफ, ऐसे भी आपने इसको डिनोट किया था। तो स्पिन होने की वजह से एक तो अपने एक्सिस पे वो स्पिन कर सकता है, या फिर और वो न्यूक्लियस के अराउंड जो घूम रहा है, जैसे अर्थ सन के अराउंड भी घूम रही है और अपनी एक्सिस पे भी वो कंटिन्यूअसली घूम रही है। तो एक अपनी एक्सिस पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, सिमिलरली उसी टाइप से। तो इससे मैग्नेटिक मोमेंट आपका कुछ जनरेट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है इन दोनों स्पिन होने की वजह से, अपनी एक्सिस पे और न्यूक्लियस के अराउंड स्पिन होने की वजह से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट उसका जनरेट हो रहा है, मतलब कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें इंड्यूस हो रही है। तो उसको इससे डिनोट करते हैं म्यू से, इसको बोल रहे हैं म्यू, एम यू म्यू। इसकी यूनिट क्या है, बोहर मैग्नेटॉन बीएम। तो इससे हम बता क्या रहे हैं कि कितना मैग्नेटिक करेक्टर उसमें इंड्यूस हुआ। इसका फॉर्मूला है आपका रूट n into n+2 where n is the number of unpaired electrons। तो इसलिए बोल रहे हैं अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ेंगे तो आपका म्यू जो है वो बढ़ेगा, या फिर आपका पैरामैग्नेटिक नेचर जो है सब्सटेंस का वो बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आ किसकी वजह से रही है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन होने की वजह से। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। तो उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन एक देखो, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन Z इज इक्वल टू 27। Z इसने दे दिया 27, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रही होगी D7s2। अब 2+ का आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के D7 बचा। तो हम इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, n की वैल्यू हो गई 3। तो अगर हम अब इसका म्यू निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 × 3+2, या फिर इसको 3 × 5 √15। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू। ये क्लियर हुआ, क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। थ्री 3.87 आएगी √15 की वैल्यू। अब एक बार इसमें मेरे को बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं क्रोमियम 2+ में। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ, कैलकुलेशन वाला पार्ट अभी मैं बताती हूँ उसके बारे में। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये एक स्पिन की वजह से तो आता ही है, एक और इसकी प्रॉपर्टी है वो आपके सिलेबस में नहीं है, कोऑर्डिनेशन में भी थोड़ा बहुत ही है, बिल्कुल क्वालिटेटिव पार्ट और थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो स्पिन ओनली लिखा है इसका मतलब यही है जो स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, एक और रीजन की वजह से आ सकता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 बता रहे हो, D5s1 था, तो D4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो D5s1 और क्रोमियम 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दो तो D4 हो गया। D4 मतलब 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है खुशबू, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने में शायद आपको प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे दिमाग में मत सोचा करो
बना के देख लिया करो ताकि गलत ना हो। तो इसमें आप फिर से अगर वही फॉर्मूला लगाओगे, √4 × 4 + 2 √32, तो इसको सॉल्व करने की बजाय कि आप वहां पे स्क्वायर रूट निकालने लोगे 32 का, एक छोटी सी ट्रिक है वो मैं बता देती हूँ। ऐसे लिखो 1 2 3 4 5, 5 तक काउंटिंग लिखी, उसके बाद सब पे यहाँ पे डेसिमल लगा दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 लिखा, डेसिमल लगा दिया, उसके बाद यहाँ लिखो, बस ये वाला थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, 7 8 9 9 9। फिर से देखो 1 2 3 4 5 लिखा, फिर डेसिमल लगा दिया, फिर लिखा 7 8 9 9 9। ये नंबर आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5 7 8 9 9 9। स्क्वायर रूट अंडर 24 होगा, 4 × 6, हाँ 24 होगा, सॉरी मैंने 4 × 2 कर दिया था। तो 1 2 3 4 5 7 8 9 9 9, ये नंबर आप ध्यान रखोगे। तो इससे क्या आपको शॉर्टकट मिल रहा है, यहाँ पे एक कॉलम बनाओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। तो अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो आपका म्यू की वैल्यू ये आने वाली है, 2 है तो ये आने वाली है, 3 है तो ये आने वाली है, 4 है तो ये आने वाली है, 5 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ये आपकी वैल्यूज आएंगी। हो सकता है आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए इसकी जगह पे 1.69 समथिंग या 1.72 समथिंग, तो उसको अप्रॉक्स कर लेना 1.7 के अराउंड। ठीक है, जो भी मतलब ऑप्शन से आपका मैच हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें D4 के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से क्या आनी चाहिए थी, 4.9 के अराउंड, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप बार बार स्क्वायर रूट कैलकुलेट ना करो, तो उसके लिए आप ये डायरेक्ट ट्रिक को यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, ये पहले वाले जो है डेसिमल से पहले वाले, ये तो सेम ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे वही सेम ही है, बस बाद में आपको ये वाला याद रखना है, बस 7 8 9 9 9। डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जस्ट निकाल लो। ठीक है, इसको यूज करके एक बार आप क्वेश्चन ट्राई करना जो मैं आगे दे रही हूँ। ये वाला तो ऐसे ही होगा, इसमें ट्रिक नहीं लगेगी, यहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करके रूट की वैल्यू नहीं निकालनी, एक बार ये ट्राई कर लो। नीट 2018 का क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आप इसमें मैच करके बता दो। और अगर आप मतलब बाहर से भी कहीं पढ़ रहे हो और आपको कोई ट्रिक बताता है किसी चीज की, तो हमेशा ये मैं एक टिप दूंगी छोटी सी, कि आप ट्रिक तो याद रखो ही अगर आपको पसंद आ रही है, ट्रिक तो याद रखो ही, लेकिन उसका जो फॉर्मूला आया जहां से वो ट्रिक आई उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज आप बेशक भूल जाओ लेकिन लॉजिक या फिर फॉर्मूला जो होगा उसका वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो आपको दोनों चीजें यहाँ पे आनी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, √m × n + 2, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कैलकुलेट कर दो उसके हिसाब से। ऑप्शन बी कह रही है खुशबू, ये वाला। ठीक है, देख लेते हैं, कोबाल्ट 3+, इनमें सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताते जाओ, कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए। कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, 7 4 8। कोबाल्ट होता है D7S2, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो D6 हो गया। D6 मतलब आपका आएगा 5 और 1, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे आपके।
ऐसे बनाओगे 6, तो ये 4 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। क्रोमियम 3+, क्रोमियम हो गया आपका D5S1, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालोगे तो आपका S में से 1 गया, D में से 2 गए, D3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D3। आयरन 3+, D8S2 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, D7 हो गया, D7 आप ड्रॉ करोगे अगर 3 4 5 6 7, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D8 सॉरी D6 होता है, D6S2, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, D5 हो गया, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। निकल 2+ इज D8S2, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, D7, इसमें आ गए आपके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से आने चाहिए थे 4 3 5 3। 4 3 5 3 इस तरह से आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आने चाहिए थे। तो इस हिसाब से वैल्यू आपने कैलकुलेट अगर करी हो तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी √4 × 4 + 2 6 4 = 24, √24 हो गया फर्स्ट वाले का। यहाँ पे 3 × 3 + 2 √15, 2 का 5 हो गया। यहाँ पे 5 × 7 √35, इस वाले का ये, और Ni का 3 × 3 + 2 5 √15, √15 2 बार, या कुछ गलत कर दिया मैंने। D7 के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 3 × 3 + 2, इसी में गलत अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए हैं क्या मैंने। क्रोमियम में D5S1, 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, D3 आएगा इसका, D6 में 4, 3 × 3 + 2, यहाँ पे भी √15 आ रहा है। Ni2+ का भी फिर √15 होना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? फर्स्ट का 4th ये रहा, और 2 का 5 2 1, क्रोमियम 3 होगा। क्रोमियम 3+ ही तो दिया है यहाँ पे, D3 बताया मैंने, उसका 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से √3 × 3 + 2 √15। क्या गड़बड़ कर दी? 2 का 1 √8 बताया हुआ। क्रोमियम 3+ इज D3, n × n + 2 3 × 3 + 2। तो फर्स्ट कैसे, 4th का फर्स्ट कह रहे हैं, निकल 2+ का फर्स्ट कह रहे हैं, D8S2, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैंने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ओके ओके। निकल 2+ था, मैंने निकल 3+ बना दिया, D8 हो जाएगा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2 × 2 + 2, 2 × 4 8, इसलिए आया √8। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मैंने गलती करी वो मत करना, एक बार प्रॉपरली देखना। एक उसने 2+ में दे दिया, बाकी तीनों उसने 3+ में दे दिए, तो मैंने उसका वहां पे भी 3+ कर दिया निकल। अब समझ आ गया? ओके। अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 इज गिवन बाय, ये उससे एक बार ट्राई करना जो मैंने 1 2 3 4 वाला बताया।
1 2 3 4 5 7 7 8, नहीं क्या था, 7 7 8 9 9, 7 8, हाँ तीन लास्ट में 9, 7 8 9 9 9, तीन लास्ट में 9, 7 8 9 9। तो 2.84 अगर बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो आप अगर इसमें से डायरेक्ट बता दो कि किसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको पूरा मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। बताओ जल्दी से किसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अभी पीछे वाली स्लाइड में भी हमने देखा निकल 2+ का आया था D8 कॉन्फ़िगरेशन, और वहीं पे आपके दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए थे, इसी की वजह से 2.84 आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा होगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला देखो, द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इन सब की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे दी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का क्या रिलेशन बताया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बिहेवियर ज्यादा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बस आप चेक करके आंसर डायरेक्टली इसमें बता सकते हो। तो देखो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, फिर उस हिसाब से आंसर करो। ऑप्शन बी, कोबाल्ट 2+, D7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके आ रहे हैं। क्रोमियम 2+ में D4 आ रहे हैं, तो चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। तो क्रोमियम वाला हो जाएगा। Mn2+ में D5 आ गए, पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। पांच से ज्यादा तो क्या ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑप्शन डी Mn2+। तुक्के मार रहे मैम पर हो? यहाँ तो मिनिमम पूछ रहा है ना। हाँ जी, मिनिमम, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, फिर तो ठीक है, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला। गुड। नेक्स्ट लास्ट ये बस आपका बच गया, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कर सकते हैं आपके ये ट्रांजिशन मेटल्स। तो क्यों क्यों करते हैं ये, उसके पीछे ये तीनों रीजंस यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके। स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयन एज कंपेयर टू, जो ये लीगेंड है, लीगेंड क्या है, कोई भी एनायन हो सकता है या कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज हो सकती है, जिससे मेटल जो है, ये ट्रांजिशन मेटल आपका सेंटर में, ये देख रहे हो आप, अलग अलग यहाँ पे लीगेंड से बाइंड करा हुआ है या फिर बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसी टाइप के कॉम्प्लेक्स को कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो रीजन क्या है बनाने का, स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन, हाई आयनिक चार्ज, अवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। आयनिक चार्ज किसका, इनका, लीगेंड्स का, इनके ऊपर अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसकी वजह से मेटल के साथ जो है बाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप की स्पीशीज कॉम्प्लेक्स स्पीशीज, क्योंकि देखो छह छह यहाँ पे अटैच्ड है एक साथ एक ही मेटल आयन से। ये दो अलग तरह के लिगेंड्स भी हो सकते हैं, उससे सारे के सारे सेम तरह के भी हो सकते हैं। लिगेंड्स आर दो स्पीशीज जो बाइंड कर रही है मेटल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आपको अगर कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ दिख रहा है तो उसमें लिगेंड क्या है, साइनाइड, और आयरन है आपका मेटल। इसके बारे में और डिटेल में कोऑर्डिनेशन में बात करेंगे। बस यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल्स की, कि वो ऐसे आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ज्यादा आपको ट्रांजिशन मेटल के देखने को क्यों मिलते हैं, क्योंकि इनका स्मॉलर साइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अच्छी खासी रहती है, इसलिए। तो ये बस आपका लास्ट खत्म हो गया, इससे दो रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इसमें से,
ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO2 माइनस आर नॉट द सेम। बहुत बढ़िया, दोनों में यहाँ पे +6 है, CrO4 2 माइनस में भी और 2x माइनस 14 2 माइनस इसमें भी, दोनों में +6 है, तो ऑप्शन सी हो गया आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सब करेक्ट है। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नॉन कैटालिटिक एक्टिविटी, क्योंकि वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बना सकते हैं। उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आज ही पढ़ा, जिसमें ये सारे ट्रैप हो सकते हैं। क्रोमियम 2 प्लस D4 इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन आयरन 2 प्लस। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी अच्छी है, क्योंकि वो क्रोमियम 3 प्लस में जाना चाहता है। क्रोमियम 3 प्लस उसकी हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। Cr2 क्रोमियम की हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट थी क्रोमियम 3 प्लस, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये पता नहीं 2023 का या 2022 का क्वेश्चन है, 23 या 22 का। Enthalpy of copper, stability of copper 2 plus is more than copper plus salts in aqueous solution due to। स्टेबिलिटी कॉपर 2 प्लस की एकदम क्लास की स्टार्टिंग में हमने आज ये डिस्कस किया था। ऑप्शन सी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। नहीं बेटा, इसका अच्छा ऑप्शन सी पहले वाले का बताया था। आज ही डिस्कस किया था एकदम क्लास की स्टार्टिंग में इसको। कॉपर 2 प्लस क्यों ज्यादा स्टेबल था कॉपर +1 से, क्यों डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही थी कॉपर प्लस की इन कॉपर 2 प्लस एंड कॉपर। हिंट भी दे दिया उसने, एक्वस सोल्यूशन लिख दिया। ऑप्शन ए नहीं बेटा, ऑप्शन 2, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी हाई रहती है कॉपर 2 प्लस की, इसलिए कॉपर 2 प्लस ज्यादा स्टेबल होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी यहीं तक थी। नेक्स्ट आपका कंपाउंड स्टार्ट हो जाता है, वो फिर हम बाद में ही करेंगे। अभी के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज तक इसको रखते हैं। तो इसमें बस एक बार ये ट्रेंड और नोटिस कर लो कि पहले वाले क्वेश्चंस में, जैसे पुराने क्वेश्चंस में आपको एक ही प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछ लिया, पैरामैग्नेटिक पे पूछ लिया या मैग्नेटिक मोमेंट पे पूछ लिया, लेकिन अब जो ट्रेंड है ना वो ज्यादातर इस टाइप का आता है, जिसमें 3-4 प्रॉपर्टीज मिक्स करके वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको सारी प्रॉपर्टीज ढंग से आनी चाहिए, और रेयरली आपकी किस्मत अगर अच्छी हो तो आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते। तो डी ब्लॉक अभी के लिए हम यहीं तक करेंगे। टेस्ट आप लोग दे देना अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।